बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फहमी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रिसर्च की दुनिया में आपका एक नाम है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद शहजाद साहब। आप डायरेक्टर इंटरनेशनल लिंकेजेस इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हैं। आप कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर हैं, आप एक मुकर्रर हैं, आप नेशनल लेवल के डिबेटर हैं, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं। नाज़रीन, अगर सर के हवाले से बात करें तो आप 20 से ज़्यादा मुल्कों का विजिट कर चुके हैं। आप एक महर करीम है। आज हम सर से बात करेंगे रिसर्च के हवाले से, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के हवाले से, और जब से इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो मेरे साथ को होस्ट अरूज फातिमा साहिबा भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया है, अपने स्टूडियो में यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। थैंक यू सर। आपकी इतने एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपर्टीज से हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। सर, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपसे। आपकी एजुकेशन के से रिलेटेड, कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जलालपुर पीरवाला से हासिल की है। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से ग्रेजुएशन की और ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने मास्टर किया एजुकेशन में। फिर उसके बाद जो है मैंने PhD की बेल्जियम से। तो मेरा सफ़र तालीमी इस तरह से है कुछ। सर, आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? जी, मैंने 2006 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर को ज्वाइन किया है। और अब तक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कैसा एक्सपीरियंस आपका चल रहा है? जी, माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मैं इसको कहूँगा कि यहाँ पे मुझे 15 साल हो गए हैं तालीम और तदरीस से वाबस्ता हुए और मैंने यहाँ से बहुत लर्न किया है। सच्ची बात है, मैं समझता हूँ कि एक टीचर जो होता है वो एक को लर्नर होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम आप लर्न भी कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ से बहुत लर्न किया है। अब सर, PhD तो वैसे ही नेम से इतनी फियरफुल है, और फिर उसके साथ माशाल्लाह आपने वन ऑफ द टॉप 100 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ से PhD की। तो ये PhD करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, इसको शेयर कीजिएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे स्कॉलरशिप विन किया मैंने IUB से। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप था। तो मैंने फिर बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी से PhD की एजुकेशन में, और दैट इज़ वन ऑफ द टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर मार्टिन, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उनकी जो रिसर्च इम्पैक्ट है वो इस वक्त सोशल साइंसेज में, अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, रिसर्च गेट पे जाते हैं, तो उनको देखते हैं कि उनका बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्चर हैं। और वो हम लकी हैं कि पिछली कॉन्फ्रेंस पे वो बहावलपुर में भी तशरीफ़ लाए थे। तो मैं समझता हूँ कि गेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम से मैंने जो चीज़ें लर्न की हैं वो मेरा एक असासा है। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। जी मैडम, क्या ख्याल है कि सर से रिसर्च कल्चर के हवाले से भी बात कर लें और यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हवाले से भी बात कीजिए? क्या जी सवाल करें? जी बिल्कुल। सर, आप एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे आपने क्या काम किया है? जी, इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से ये है कि अभी रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली एक कंसोर्शियम था यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ग्रोनिंजन यूनिवर्सिटी जो नीदरलैंड की है वो इसको लीड कर रही थी, और पाकिस्तान इसमें पार्टनर था। और पाकिस्तान से मैं इसको लीड कर रहा था एज अ PI। हमने हांगकांग, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, UK और नीदरलैंड इसका एक कंपैरेटिव स्टडी की। और उसका जो थीम था वो था ICALD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का जो लर्निंग एंड टीचिंग का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, रोट मेमोरी के ऊपर है, कहाँ पे है, और हमारे टीचर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके हवाले से हमने रिसर्च की, उस प्रोजेक्ट की
हमने फाइंडिंग भी सबमिट कराई हैं और दैट वाज वेरी फ्रूटफुल। सर, नेशनल लेवल के मुकर्रर रहे हैं आप, एजाज़ात इनामात हासिल किए, इस बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माइक्रोफोन और इससे मेरा पुराना शगफ़ है, ताल्लुक़ है, मोहब्बत है। और मैं भी स्टूडेंट था कॉलेज का, तो मुझे शौक़ हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा वाक़या भी सुनाऊं कि मैं रेडियो मुल्तान गया, तो मैंने कहा जी मैं ऑडिशन देना चाहता हूं एज ए कंपेयर। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा होता है, उन्होंने कहा जी पढ़ के सुनाएं। मुझे वो अल्फाज अभी भी याद हैं कि मैं आपको सुना देता हूं। हमने वो पढ़ा कि जी अब मीडियम वेव 1035 किलोहर्ट्ज़ पर हम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से बोल रहे हैं। तो ये लाइन जब मैंने पढ़ी तो स्टेशन डायरेक्टर जो है वो उठ के आ गए। उन्होंने कहा जी किसकी आवाज़ थी? तो उन्होंने मुझे देखा कि ये एक दुबला पतला सा लड़का बैठा ये बोल रहा था। तो उन्होंने कहा जी इनको सेलेक्ट करें, इनकी आवाज़ में ग्राम है जो रेडियो के माइक्रोफोन की बुनियादी ज़रूरत है। तो ये मेरा शौक़ था। फिर मैं काफ़ी स्पीचेस करता रहा, डिबेट्स करता रहा, नेशनल लेवल पे भी डिबेट्स की बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरा पैशन भी है। ये रेडियो में तो आप काम करते रहे हैं, रेडियो में काम करके आप जो आरजे बनना चाहते हैं, खासतौर पे हर लड़का लड़की कहते हैं कि हमने रेडियो की दुनिया में जाना है, क्योंकि मैं खुद एक आरजे हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। तो हर किसी का ये सवाल होता है कि मैंने आरजे बना है। आरजे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मैं समझता हूँ, देखें, जब रेडियो करना ज़्यादा मुश्किल है टीवी करने से। उसकी वजह यह है कि रेडियो पे तमाम चीज़ अपने सौती असरात देने हैं, अपनी आवाज़ से देने हैं, जबकि टेलीविज़न पे बैठ के एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कुछ नहीं भी बोल रहे, आप जेस्चर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लेकिन रेडियो पे एक बंदा गिर रहा है, एक बंदा चोट खा रहा है, नाजरीन उसे नहीं देख रहे, उसे सिर्फ सामीन सुन रहे हैं, तो उसने अपनी आवाज़ से ये सारा कुछ करना है। तो मैं समझता हूँ रेडियो जो है वो एक बुनियादी दरसगाह है। और जो आरजे है ये कंपेयर बनना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो आवाज़ है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हों कि आप सामीन को, नाजरीन को अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरा ये है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो एक्सप्रेशन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है कि वो भी होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ लाइव बातें कर रहे हैं और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना इंतहाई पेचीदा काम है, इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड। तो इसलिए उनको डील करना हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। अहमद, यहाँ पे मैं सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो भी जब आपको देखते होंगे एज आ मुकर्रर भी, एज आ टीचर तो आपसे वो इम्प्रेस हैं ही, बट एज आ मुकर्रर भी वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को, अगर कोई इस फील्ड की तरफ आना चाहे और आपकी तरह बेहतरीन मुकर्रर बनना चाहे? जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊँ कि मैंने IUB ज्वाइन करने से पहले मैं लाहौर में पढ़ाता रहा हूँ, डिविज़नल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज मॉडल टाउन में। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिबेट्स में प्रिपेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ने नेशनल लेवल के डिबेट्स जीते। फिर जब 2006 में मैं यहाँ पे IUB में आया तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे कि हमने एक डिबेटर बनना है, मुकर्रर बनना है, लोगों को फेस करना है। तो मैं यहाँ पे स्पीचेस भी लिखता था, उनकी रिहर्सल भी करवाता था। अब भी स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, चूँकि मेरा शगफ़ है, एक शौक़ है, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन रहता है और मैं प्रमोट करता हूँ, स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ। और मैं अपने लेक्चर में ख़ास तौर पे मेरा अपना एक स्टाइल है। मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर 90 मिनट का लेक्चर है और 90 मिनट में 80 मिनट मैं बोल रहा हूँ और 10 मिनट स्टूडेंट बोल रहे हैं तो मैं नाकाम हूँ। मैं कामयाब उस लेक्चर को कहता हूँ जब मेरे स्टूडेंट 80 मिनट डाइस पे आके बोल रहे हूँ और मैं 10 मिनट वहाँ पे बैठा बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को एम्पावर करना है। मुझे तो आप 10 घंटे कहें, मैं टीचर हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ। सवाल यह है कि स्टूडेंट को इस काबिल किसने बनाना है, वो टीचर की जिम्मेदारी है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। बहुत इम्प्रेसिव बात की है अगेन सर ने। अहमद, अब मेरा तो दिल कर रहा है सर से सारे क्वेश्चंस मैं ही कर लूँ, तो आप जी सर, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो आपकी अगेन सक्सेसफुल एक कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज कराई, सर उसके बारे में बताइएगा। कामयाब कॉन्फ्रेंस इनेकाद कराने के लिए किन मसाइल का
सर कामयाब कॉन्फ्रेंस इनेकाद कराने के लिए आपको उसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि हमने आईयूबी की हिस्ट्री में, अगर आप 1975 से ले स्टार्ट करें, हमने जो इनिशिएट किया है आई कोटल कॉन्फ्रेंस 2018 में सबसे पहले स्टार्ट की। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक आइडिया फ्लोट किया, उसको मैच्योर किया, और इसमें मैं समझता हूँ हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारा डिपार्टमेंट, हमारे कोलीग्स, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया इसको। वो इसकी बैकबोन है और उनकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई। मैंने इस पे एक आइडिया दिया था कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, चूँकि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं तो हमारा टीचिंग एंड लर्निंग से डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने इसका नाम रखा आई कोटल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसमें 2018 में कराई, 2019 में कराई, 2020 में कराई, फिर 2021 में स्टेम्स कॉन्फ्रेंस कराई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेस। ये आईयूबी की हिस्ट्री की 4 लैंडमार्क कॉन्फ्रेंसेज हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आई एम वेरी हम्बल्ड कि हमने जो एफर्ट्स किए अल्लाह पाक ने हमें उसमें सुरखरू किया। और कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, बेल्जियम से हॉलैंड तक, आप देखेंगे तुर्की से लोग आए, बहुत सारे कीन और स्पीकर जो हैं हमारे बाहर से आए, और ये पहला मौका था कि एजुकेशन के हवाले से एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हुई। सर ये मल्टी डिसिप्लिनरी थी, इसकी जो सबसे बात थी इम्पॉर्टेंट, दैट इट वाज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराना ये बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल स्टेप था। जी सर, बात करेंगे आई कोटल की, अभी आपने बात की है आई कोटल स्टेम्स कॉन्फ्रेंस को स्कोप को आप कैसे देखते हैं? आप ये देखें कि आई कोटल और स्टेम्स कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च पेपर मौसूल हुए। यहाँ पे आके सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हमारे यहाँ पे आईयूबी में, और आईयूबी की ओरिएंटेशन हुई बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया के लोग आईयूबी में आए, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, स्कॉलर्स आए, वाइस चांसलर्स आए। तो ये हुआ कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि देखें कॉन्फ्रेंसेस में जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं तो वो पेपर बेसिकली आपका रिसर्च पेपर एज काउंट नहीं होता एज पर HEC, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग होती है, वो जब आप प्रोसीडिंग में अपना एब्स्ट्रैक्ट छपवाते हैं तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, आइडियाज़ लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कॉन्फ्रेंसेस का क्या फ़ायदा होता है, हमारी रिसर्च तो इस लेवल की है ही नहीं। मैं अपने स्टूडेंट से, कोलीग से ये कहता हूँ कि हमारी रिसर्च अगर इस लेवल की नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कम से कम वहाँ पे जो रिनाउंड इंटरनेशनल प्रोफेसर्स आए होते हैं उनकी हाई लेवल की रिसर्च देख के हम कुछ तो वहाँ से लर्न करते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस के मल्टी डायमेंशनल फ़वाइद हैं, और मैं समझता हूँ स्टेम्स और आई कोटल जो हैं ये एक लैंडमार्क है आईयूबी में, और हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। सर स्टूडेंट्स को थीसिस लिखने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको अगर आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए थीसिस के हवाले से। मसलन आप थीसिस के एंड में बिब्लियोग्राफी देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं स्टूडेंट्स को। PhD के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे पूछा भाई आप ये रेफरेंसेस कैसे देते हो? उन्होंने कहा जी गूगल स्कॉलर से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जो कि इंतहाई गलत तरीका है। आप गूगल स्कॉलर से कॉपी पेस्ट नहीं करते, आप इसको मैनुअली, इसका मतलब है करना चाह रहे हैं, आप इसके लिए रेफरेंस मैनेजर पे जाएं। आप मेंडले सीखें, एंड नोट सीखें, ज़ोटेरो सीखें, कोई भी रेफरेंस मैनेजर सीखें और रेफरेंस मैनेज करके ले आएँ, उनको डिजिटली ले आएँ। क्योंकि जब आप किसी भी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में आप अपना पेपर सबमिट कराते हैं तो वो उसमें देख लेते हैं कि आपने रेफरेंसेस कैसे लिखे हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट को थीसिस के हवाले से जो मेन चीज़ें हैं वो समझानी चाहिए कि आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। आप देखें स्टूडेंट 50-50 साल पुरानी साइटेशन दे रहे हैं, रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो हमें स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि इस वक्त इंटरनेशनल रिसर्च के पैरामीटर्स क्या हैं, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए ताकि वो चीज़ें हम कर सकें। और इसमें मैं समझता हूँ टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम MPhil PhD स्टूडेंट की ओरिएंटेशन करें कि आप थीसिस लिखने जा रहे हैं, ये एक जर्नी है, इस जर्नी को आपने कैसे अच्छा बनाना है, कैसे इसको कंफर्टेबल बनाना है, और इससे आपने इरिटेट नहीं होना। अब देखें PhD MPhil के स्टूडेंट बहुत इरिटेशन का शिकार होते हैं थीसिस के दौरान,
तो इसके हवाले से मैं समझता हूँ कुछ गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी चाहिए उनको, जो हमें फराहम करनी चाहिए। जी, और उससे क्या ख्याल है डॉक्टर साहब से थीसिस के हवाले से तो बात चल रही है, रिसर्च के हवाले से बात चल रही है, अब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर का पीएचडी का थीसिस किस हवाले से है? जी बिल्कुल सर, आपके पीएचडी के थीसिस का टॉपिक क्या था और अगर उसके बारे में आप हमें एलैबोरेट करें। जी, मैंने जो पीएचडी का थीसिस लिखा वो टीचर एजुकेशन के ऊपर था, चूँकि मेरा फील्ड टीचर एजुकेशन के ऊपर है कि टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान की टीचर एजुकेशन में क्या चीज़ें हैं, हम टीचर को प्रोड्यूस करें। मैं वहाँ पे यूएसए में गया हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ और मैंने वहाँ जाके प्रेजेंट किया। वहाँ मेरे पेपर का टाइटल मैंने जो रखा कि टीचर बाय चॉइस और टीचर बाय चांस। तो ये इस पे मैंने बात की कि जनाब टीचर जो है अगर वो बाय चांस आ गया है इस प्रोफेशन में तो वो कहीं भी सेटल नहीं होगा इस टीचिंग में, वो कभी भी छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज उसने डेलिबरेटली या विद पैशन इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो हालात से मजबूर होकर टीचिंग प्रोफेशन में आया है, वो इसको छोड़ के कभी भी चला जाएगा। जबकि जो टीचर बाय चॉइस है वो डेलिबरेटली आया है, वो सोच के आया है कि मैं टीचर बनने जा रहा हूँ, यही मेरा कैरियर है, यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरा पैशन है और यही मेरा प्रोफेशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी साहब, आप कौन सा हमने सवाल कर रहे हैं सर से? जी सर, इंटरनेशनल लिंकेजेस, सर डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस के आप बानी हैं, आप डायरेक्टर हैं एंड सक्सेसफुली यू आर रनिंग दैट डायरेक्टरेट। आपका विजन क्या है और इस डायरेक्टरेट के लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये एक सबसे सुनहरी दौर गुजर रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के पैरामीटर उठा के देखें तो मैं समझता हूँ कि वीसी साहब का जो विजन है उसके मुताबिक हमने एक प्रपोज़ल पेश की थी जनाब वाइस चांसलर को, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इसको हमें ग्रीन सिग्नल दिया कि आप कंटिन्यू करें, डायरेक्टरेट बनाएं, इस पे काम करें और यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करें। तो वीसी साहब का जो विजन है उसको सामने रखते हुए हमने ये डायरेक्टरेट बनाया है। ये डायरेक्टरेट अल्हम्दुलिल्लाह में 2 साल हो गए होने को है और पहले ये एक इंटरनेशनल ऑफिस था, फिर ये एक डायरेक्टरेट बना। हम इसका बहुत स्कोप वसी कर रहे हैं। मकसद मेन एक है कि आईयूबी को किसी तरह से टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटी में लाना है। उसके लिए हमारा डायरेक्टरेट दिन रात काम कर रहा है, नेटवर्किंग हो रही है, इंटरनेशनल लिंकेजेस आ रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है कि बाहर के बच्चे आईयूबी में आके पढ़ें ताकि यहाँ का जो एक लोकल कल्चर है उसको भी एक्सप्लोर करें, यहाँ की जो लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं उसको एंजॉय करें। जब बाहर के स्टूडेंट आईयूबी में पढ़ने आएंगे तो इंटरनेशनल रैंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि आपकी यूनिवर्सिटी में बाहर के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर की कितनी फैकल्टी पढ़ा रही है यहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों का हमें अपलिफ्ट करना है ताकि रैंकिंग बेहतर हो। अरूर साहब, अब हम बात जैसे यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, तो जब से इंजीनियर प्रोफेसर साहब आए हैं तो मैं चाहूँगा कि ये सवाल डॉक्टर साहब से करें। यूनिवर्सिटी दिन दुनिया जो तरक्की कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च को देखने और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शामिल हो रही है। बिल्कुल अहमद, मैं इसी को एक्सटेंड करना चाहूँगी कि सर ने एमओयूज़ की जैसे बात की, तो सर अब तक आपने कितने ममालिक के साथ एमओयू साइन कर लिए हैं और सर इन एमओयू का बेसिक क्या मकसद है, फ़वाइद क्या है इनके? वैसे तो नो डाउट दे आर वेरी यूज़फुल। सर एक आम ज़बान में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमओयू? देखें, आप एमओयू स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ साथ हम एमओए भी करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एक तीसरा भी है एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ कोलैबोरेशन। ये हम तीनों चीज़ें कर रहे हैं। हम एमओयू इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आईयूबी के साथ इंटरलिंक हों। अच्छा, जब हम एमओयू करते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं सर्टन, मसलन कि जनाब उसमें फैकल्टी एक्सचेंज होगा, स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, हमारे स्टूडेंट को बाहर भेजा जाएगा, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे। 30 से ज़्यादा मुल्कों के साथ हमारे एमओयूज़ हो चुके हैं और उन यूनिवर्सिटी में टॉप पे मैं ये कहूँगा कि चाइना की सिचुआन यूनिवर्सिटी, उसने हमें 20 स्कॉलरशिप दिए हैं, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी अगले हफ्ते हमारा मलेशिया के साथ एमओयू होने जा रहा है। मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है UITM, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया, उसके 35 कैंपसेस हैं।
उसके साथ हमारा एक आईयूबी का जनरल एमओयू होने जा रहा है, जिसमें हमारी आईयूबी का कोई भी डिपार्टमेंट वहाँ के किसी भी कैंपस के किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी डिसिप्लिन से डायरेक्ट कोलैबोरेशन कर सकता है, फैकल्टी एक्सचेंज कर सकता है, स्टूडेंट एक्सचेंज कर सकता है। इसमें मलेशिया के एम्बेसडर भी हमारे ऑन बोर्ड हैं और वहाँ के जो मैनेजमेंट है मलेशिया की वो भी ऑन बोर्ड है। इसी तरह सऊदी अरब के साथ हमने एमओयू किया है, उस एमओयू के समरात आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे एमओयूज़ हुए हैं, होने जा रहे हैं, पाइपलाइन में हैं। हमने पूरी यूनिवर्सिटी को एक अवेयरनेस दी है कि आप एमओयू साइन करें, उसको स्ट्रीमलाइन करें। मकसद सिर्फ ये है कि आईयूबी को अपलिफ्ट करें, और इसमें हम सारे चूँकि आईयूबी में काम करते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ भी है और हमारे ऊपर ये सच्ची बात तो यह है कि कर्ज़ भी है आईयूबी का। सही सर, आप कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 20 ममालिक का विज़िट किया है। मुझे ज़्यादा मौका उस वक्त मिला जब मैं बेल्जियम में पीएचडी कर रहा था, तो वहाँ से मैंने हार्वर्ड में गया हूँ, मैं इंग्लैंड में गया हूँ, यूरोप तो आलमोस्ट 10-15 कंट्रीज़ हैं। उनमें हमारा जो पीएचडी का प्रोग्राम था उसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, वो ये था कि आप एक सेमेस्टर हॉलैंड में पढ़ते हैं, दूसरा आप नॉर्वे में पढ़ते हैं, तीसरा आप स्विट्ज़रलैंड में पढ़ते हैं, चौथा आप बेल्जियम में पढ़ते हैं, स्पेन में पढ़ते हैं। इसी तरह हमने मुख्तलिफ सेमेस्टर जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पढ़े। अच्छा, जब वहाँ सेमेस्टर आप पढ़ते हैं वहाँ आप प्रेजेंटेशन देते हैं अपने काम की। इसके अलावा मुझे मेलबर्न यूनिवर्सिटी में गया, सिडनी गया, और कनाडा की मतलब टोरंटो यूनिवर्सिटी में मैंने पेपर प्रेजेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा ममालिक का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, चांस दिया। मैंने विज़िट किया, पेपर प्रेजेंट किए, और मैंने वहाँ से बहुत लर्न किया है और इंटरनेशनल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ आपने विज़िट किया, वहाँ के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें, वहाँ कैसा पाया आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं दे आर वेरी मच कमिटेड विद देयर वर्क। मैं वहाँ एक कनाडा की कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था टोरंटो में, मैंने वहाँ की एक वीडियो बनाई, अपने कोलीग से शेयर की। अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन एरा दुनिया की एजुकेशन की सबसे टॉप कॉन्फ्रेंस है, उस पे 10,000 से ज़्यादा लोग हमेशा आते हैं। दुनिया में कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हों। तो अगर आप गूगल करते हैं AERA एरा। अच्छा, वहाँ जब मैं गया तो वो लोग कॉन्फ्रेंस टोरंटो में थी, उसका जो कन्वेंशन सेंटर था वो भरा हुआ, लोग वहाँ नीचे सीढ़ियों पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। मैंने वहाँ वीडियो बनाई, दोस्तों को सेंड की। मैंने कहा इन लोगों का पैशन देखें, इनको ये नहीं है कि हमें चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, स्पेस चाहिए, जिसको जगह जहाँ मिली है वो वहीं बैठ के अपना काम पे लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, हमें ये डेवलप करनी है कि हमें जो काम दिया गया है, हमें प्लेस ना भी हो, स्पेस ना भी हो, अगर हमें एक एंथुसियाज्म है, थ्रिल है, तो हम उसको कर सकते हैं। सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की इंटरनेशनल रेटिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी, इंटरनेशनल रैंकिंग के हवाले से ये है कि हमारा QEC जो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, और रैंकिंग के हवाले से उनके पैरामीटर्स अक्सर यूनिवर्सिटी में डिसमिनेट किए जाते हैं कि आप इनको फॉलो करें। अच्छा, उस रैंकिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ये है कि आप एक अच्छा पेपर लिखें, इम्पैक्ट फैक्टर। हमारे यहाँ मोस्टली ये ट्रेंड नहीं है, हम इम्पैक्ट फैक्टर पेपर नहीं लिखते। हम कहते हैं हमारा पेपर बस छप जाए, हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, हम क्वालिटी को नहीं देखते। हमें क्वालिटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें वर्ल्ड लेवल पे आने के लिए आपको देखा जाता है आपकी साइटेशन कितनी है, आप किस लेवल के स्कॉलर हैं, आपका स्कोर क्या है, स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये है कि हमें रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, आईयूबी के रैंकिंग को। दूसरा हमें ये करना चाहिए कि हम बाहर की दुनिया से जो लिंकेज कर रहे हैं उसको फोकस करके वहाँ से कुछ ना कुछ हम हासिल करें। वो कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन कोलैबोरेशन को, इन लिंकेजेस को एक्सप्लॉइट करके बाहर की दुनिया से नेटवर्किंग करके अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करते, हमारी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। बाहर के स्टूडेंट यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाने चाहिए, इंटरनेशनल फैकल्टी यहाँ पे आनी चाहिए। ये रैंकिंग के पैरामीटर हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस के फेज़ में जा रही है। तो ये सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको हमें करना पड़ेगा।
सर बेल्जियम में और पाकिस्तान में तालीम का मुआवजा आप कैसे करेंगे? अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप देखें कि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है नॉर्मली, अगर आप मेजॉरिटी पे जाएं वो सारी की सारी स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है। हम यहाँ पे स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, स्टूडेंट हमारा डिपेंडेंट रहता है। वो हमेशा टीचर के इंतज़ार में रहता है कि टीचर आएगा, मुझे कुछ बताएगा, मैं कुछ सीखूंगा, मैं कुछ करूँगा। वहाँ जो मैंने देखा है वो स्टूडेंट कभी टीचर के इंतज़ार में नहीं बैठता, वो इंडिपेंडेंट है। आपने उसको टास्क दे दिया है, अब स्टूडेंट खुद से लगा पड़ा है। वहाँ का टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका स्टूडेंट कुछ नया ढूंढ के लाएगा और उसको बताएगा। यहाँ का स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि टीचर ढूंढ के लाएगा और मुझे बताएगा। ये मेन डिफरेंस है साइकोलॉजी में स्टूडेंट की। हमने टोटली डिपेंडेंट रखा हुआ है। सर इसी में एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि यूरोप के स्टूडेंट्स में और हमारे स्टूडेंट्स में, सर वैसे तो आपने बड़ा अच्छा अभी एक्सप्लेन किया, तो सर क्या ऐसी क्वालिटी हमें भी डेवलप करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स में कि वो उनकी क्वालिटी पर आ सके? जी यकीनन हमें एज ए टीचर जो है मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने स्टूडेंट को बताएं कि ये लर्निंग आपने करनी है। टीचर देखें, टीचर का रोल ये है कि टीचर एज अ गाइड, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, टीचर एज अ रोल मॉडल। टीचर का इतना एक रोल होना चाहिए, बाकी स्टूडेंट की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। समटाइम ये होता है टीचर कहते हैं जो नोट्स मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ ये पढ़ने हैं, अगर इनके अलावा कुछ लिखा तो वो मैं नहीं मानूंगा। देखें ये टीचिंग के खिलाफ है। टीचिंग में ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट है वो कहीं से आइडिया लेके आया है और उसने सही लिखा है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, लर्नर हूँ, मैं एजुकेशन को पढ़ रहा हूँ पिछले 20 साल से। मैं ये समझता हूँ एजुकेशन ये कहती है, देखें आप जॉन डेवी को देखें, आप फ्रोबल को देखें, मैं अभी वेस्टर्न कोट कर रहा हूँ। फ्रोबल ने फ़िलासफ़ी पेश की किंडरगार्टन की। आप रोसो को देखें, उसने नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी पेश की। जॉन डेवी को देखें, वो कहता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें लर्निंग से आती हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पे। हमारे एक टीचर थे ज्योग्राफी के, एक स्कूल में मैं पढ़ाता था। उन्होंने एक लेसन पढ़ाना था, उसका नाम था आर्कियोलॉजिकल डिगिंग, कि आसार कदीमा की खुदाई, ये उनका टॉपिक था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं वाइट बोर्ड पे लिखूंगा आर्कियोलॉजिकल डिगिंग और मैं पढ़ाऊंगा जी आसार कदीमा ऐसे होते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, चीज़ें निकलती हैं, ये होता है, फलां होता है, बच्चों को समझ नहीं आएगी। ही वॉज वेरी वाइज। उन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी हुई थी, एजुकेशन को पढ़ा हुआ था। वो बाज़ार गए, उन्होंने पुराने ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, टूटे हुए बर्तन, ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी। स्कूल में आए, वो डिगिंग की, उसकी लॉन की, माली को साथ लिया, सारी चीज़ें छुपा दी, ऊपर कवर कर दिया, अगले दिन क्लास में आ गए। अच्छा बच्चों आज हमने पढ़ना है आसार कदीमा की खुदाई। बच्चों ने कहा सर वो क्या होती है? कहा भाई यहाँ पे बहुत सारी कौमें रहती रही हैं, हो सकता है कोई कौम यहाँ भी रहती रही हो, कोई सिविलाइजेशन, तो क्यों ना हम जाके ज़रा खुदाई करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ दबी हों। बच्चे बड़े शौक़ से चल पड़े, उनके पास चीज़ें, बेलचे वगैरह थे, उन्होंने बच्चों को पकड़ा दिए, कुर्सी डाल के वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक बच्चा भागता हुआ आया कि सर ये मुझे ज्वेलरी मिली है। मैं कहा अच्छा ये तो मुझे सिकंदर आजम के ज़माने की लगती है। दूसरा बच्चा है सर ये मुझे ये चीज़ मिली है। मैं कहा अच्छा ये फलां सिविलाइजेशन की लगती। दिस वाज लर्निंग बाय डूइंग एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि आपने बच्चे को पढ़ाना कैसे है, लर्निंग बाय डूइंग से, लर्निंग बाय एक्टिविटी से। आपने उसको लेक्चर, आज कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहता, यकीन करें। लेक्चर इज़ द बोरिंग थिंग। हाँ ठीक है, आप लेक्चर किसी हद तक दे सकते हैं, अपनी चीज़ कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद मसलन मैंने PhD में एक रिसर्च की, मेरे अपने थीसिस की बात है, मैंने रिसर्च की रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग के ऊपर, कि जो बच्चे अपने क्लास फेलो से, पीयर से पढ़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, या जो बच्चे लेक्चर मेथड से पढ़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। 6 महीने हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, उसके रिज़ल्ट ये ज़ाहिर हुए कि जो बच्चे अपने क्लास फेलो से पढ़ते हैं उनके मार्क्स बहुत हाई थे, जिन्होंने लेक्चर मेथड से पढ़ा था उनके मार्क्स डाउन थे। फिर हमने जब इंटरव्यू लिए तो पता ये चला कि बच्चे अपने पीयर्स के साथ पढ़ने में ज़्यादा ऑटोनोमस थे, कंफर्टेबल थे, उनकी कम्युनिकेशन थी, उनका एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और फेयर और शाइनेस
कुछ भी नहीं था, दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। डॉक्टर आबिद साहब, पाकिस्तान में रिसर्च के मयार को आप कैसे देखते हैं? जी, रिसर्च के हवाले से जब अभी हमारी आपके साथ बात हुई, उसमें यही है, रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए हमें बहुत काम करना चाहिए। और काम इस तरह से होगा जब हम तमाम एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, मिनासल कौम, जो इसमें स्टेक होल्डर है, वो सारे अपना अपना रोल अदा करेंगे और रिसर्च को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ थीसिस से भरी पड़ी हैं। मैं सच्ची बात पूछें, मैं आपको बताऊं कि एक पीएचडी का स्टूडेंट आया, उसने डिफेंस किया हुआ था, डिग्री ली हुई थी। मैंने कहा आप ज़रा पीएचडी का आपके थीसिस का टॉपिक क्या था? आप यकीन करें, उस बंदे को अपना टॉपिक भूला हुआ था। मुझे ये बताएं, जिस बंदे को अपने पीएचडी के थीसिस का टॉपिक नहीं पता, उसने अपना थीसिस कितनी बार पढ़ना है और वो फिर उसमें से क्या फ़ायदा निकाल के दूसरों को देगा? हम थीसिस पे थीसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइब्रेरियां भर दी हैं, ठीक है जी। वही है इकबाल का कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। तो ये है कि हमें इसमें अपना पोटेंशियल, अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जी सर, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से क्या मुराद है? CPD एंड तालीमी निज़ाम में इसकी क्या अहमियत है? देखें, एज ए एजुकेशन का तालिब इल्म होने की हवाले से मैं ये कहूँगा, एजुकेशन में कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बहुत रोल है। आप एक टीचर को इंडक्ट कर देते हैं, टीचर बन गया, नॉलेज डेली बेस पे रिवाइव हो रहा है। अब 20 साल पहले का उसके पास नॉलेज है, आप कहते हैं बस वही ठीक है, नहीं, आपको उसकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आप उसके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज कराएं, सेमिनार कराएं, उसको ट्रेनिंग दें। अब देखें, जैसे कोविड आया, LMS आ गया, ऑनलाइन लर्निंग आ गई, वर्चुअल टीचिंग आ गई, टीचर्स को कुछ पता नहीं था करना क्या है। जिसका मतलब ये है कि हमें टीचर्स को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो रिक्वायरमेंट है टाइम की, उसके हवाले से उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जी, आप कुछ बात हो जाए सर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की। बिल्कुल, क्यों नहीं। सर से मेरा ख्याल है कि मैरिज के बारे में बात की जाए, सर के कितने बच्चे हैं, शादी कब हुई, और आप 20 मुल्कों की विजिट कर चुके हैं, रह चुके हैं, तो सर ये शादी आपने कर ली थी, आप गए थे या फिर बाद में? जी, शादी मेरी पहले हुई थी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं और वो स्कूल गोइंग हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। और सच्ची बात आपको ये बताऊं कि मेरी जो ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चूँकि होती है थी, अब तो बहुत कम हो गई है कोविड की वजह से और दूसरे मामलात हैं। और जो जॉब के हवाले से आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, आपको मालूम है, ख़ास तौर पे जब कॉन्फ्रेंस कराते हैं। मसलन मैं आपको एक बताऊं कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं। कॉन्फ्रेंस के हवाले से फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, आप टाइम नहीं दे पाते। कॉन्फ्रेंस में एक बंदा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, आपका कीनोट स्पीकर है, वो आपसे इन टच है मोबाइल के ज़रिए। अब मैं उनको बता रहा हूँ जी आपने ऑस्ट्रेलिया से आना है, यहाँ उतरना है, यहाँ होगा। हर वक्त आप मोबाइल पे लगे हुए हैं। आप ऑफिस वर्क में रात के 2 बजे आप स्काइप पे मीटिंग कर रहे हैं, कीनोट स्पीकर को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये है कि इसमें बच्चे सफ़र करते हैं, लेकिन चूँकि प्रोफेशन है, आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो इसको बैलेंस करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैनेज करता रहता हूँ। क्या सक्सेसफुल टिप है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की? मैं समझता हूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है, इन दोनों को अगर आप साथ साथ चलाएं, और ख़ास तौर पे देखें फैमिली को भी आप टाइम दें, तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये मैं समझता हूँ कि जब आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, वो कहते हैं ना जी कि कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि उसके बगैर आप जो है वो आगे वो नहीं कर सकते। और सच्ची बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे अनमोल कोई चीज़ नहीं है, वो एक अनमोल चीज़ है इस कायनात की। माँ बाप की दुआएं जो हैं वो आपका सबसे बड़ा असासा है, उनकी सपोर्ट आपका सबसे बड़ा असासा है। और मैं यही समझता हूँ कि ये दुआएं हैं जो आपको आगे सपोर्ट करती हैं, लेके चलती हैं। जी अरूप साहब, अब सर से बात करें कि सर की इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का साथ का कितना साथ रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो टीचर होता है वो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जाता है,
और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने का, सीखने का मौका मिला, और उनकी ये सपोर्ट है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने फील्ड में एक्सेल कर रहा हूँ। तो और दोस्त जो हैं वो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको ये लगे कि आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप दोस्तों के पास जाके बैठ जाया करें। दोस्त आपको बूढ़ा नहीं होने देते, बहुत प्यारी बात कही। वो आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैं लकी हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे कोलीग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। सर, सब्जेक्ट के अलावा लिटरेचर में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आप एक मुकर्रर भी हैं, तो कौन से मुसन्निफ हैं, ऐसे ऑथर्स हैं कि जिनको आप पढ़ना आपको पसंद है? और अरुण साहिबा, दूसरी बात करें तो साल कोई शायरी बहुत अच्छी आती है, सराय की शायरी हो गई, हो उर्दू हो गई, तो क्यों ना हम सर से सर का जो पसंदीदा, सर आप जिसको पसंद करते हैं, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसी शायरी, तो वो हमारे साथ शेयर करें। देखें, जब आप एक मुकर्रर होते हैं जी, मुझे याद है जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम स्पीच अपनी लिखा करते थे तो हम बहुत सारी शायरी ढूंढते थे, और हमें उस सिचुएशन के मुताबिक कोई शेर चाहिए होता था जो उसको उसके पस मंज़र को क्लियर करे। तो बहुत सारे अशार हम याद करते थे। तो जाहिर है जब आप माइक्रोफोन पे बोलते हैं तो अशार, तो इसमें सराइकी भी मुझे आते हैं, पंजाबी भी, उर्दू भी, चूँकि मुख्तलिफ, बेसिकली मैं सराइकी हूँ चूँकि, तो सराइकी से ही शुरू कर लेते हैं। जी सर। जेड़ा कम हा यार रकीबा दा वो सजन करेंदे रह गए, क्या बात है, जिको अपना समझ के हाल दितम वह पहाड़ पटेंदे रह गए, क्या बात, लातीली मेरी झूपड़ी को हथ पैर सिकेंदे रह गए, बस शाकिर बदले पानी दे जालिम पेट्रोल छिड़केंदे रह क्या गए। बात है, शाकिर शुजाबादी बहुत लेजेंड हैं सराइकी वसेब के, सराइकी बेल्ट के, ये उनका था। और इसमें थोड़ा सा एक मज़ाहिया उसमें टच भी है और इसमें कोई हकीकत भी है सराइकी में कि दर्दें दी चन छां की तिस, दर्दें दी चन छां की तिस, इवें नाल जो लंघे जां की तिस, मैं जो पूछे सोना क्या हाल है, ना हूँ की तिस ना हाँ की तिस। सर एक शेर आपने कॉन्फ्रेंस पे भी सुनाया था, हम चाहेंगे तो वो आप सुना दें सर। कोई थोड़ा सा उसका क्लू याद है आपको? याद नहीं आ रहा, बस वो अच्छा था हमारे। पंजाबी में एक था कि दिल दियां ओड़क कह जावांगा, दिल दियां ओड़क कह जावांगा, जो बीतेगी सह जावांगा, भर के अख इंज वेख ना मैनू, नहीं ते दिल विच लह जावांगा। क्या कहते हैं, क्या बहुत उर्दू शेर तो नहीं सुना, उर्दू सुनाइए। जी, उर्दू में भी हम मोहसिन नकवी को काफ़ी मैंने पढ़ा है, और जालिब को भी पढ़ा है, फैज़ को भी पढ़ा है, मुख्तलिफ नौशी गिलानी के भी। तो मतलब मुझे उसमें मिले जुले अशार बहुत ज़्यादा कि वो शख्स शहर के लोगों में ढलता जाता है, वो शख्स शहर के लोगों में ढलता जाता है और उसकी बात का लहजा बदलता जाता है, उसे भी दुख है ताल्लुक़ के टूट जाने का, वो जा रहा है मगर हाथ मलता जाता है। क्या बात है सर, क्या कहने, बहुत अच्छा, और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और सर आपका ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है। जी नेक्स्ट सवाल कौन सा करना है? सर आपके मुसन्निफ जो ऑथर्स हैं, सर नसर की भी अगर हम कुछ बात कर लें तो आपके फेवरेट ऑथर्स कौन से हैं? जी, कासमी, अहमद अदीम कासमी को मैंने ख़ासा पढ़ा है, उनके मुख्तलिफ, और उनका अंदाज़ बयां जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं अब चूँकि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कुछ कट ऑफ हो गया हूँ, असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि वो जो मेरी माइक्रोफोन से दोस्ती थी वो भी थोड़ी सी पीछे हट गई है, जो डिबेट्स थे, स्पीचेस थी, वो भी थोड़ी साइड लाइन हो गई हैं, लेकिन मैंने उसको चैनलाइज किया है कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे, जैसे आईकोटल है, स्टेम्स है, हम कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तो वहाँ पे लेके हम इसको चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल इदारों को आईयूबी की तरफ कैसे राग़िब किया जा सकता है? देखें, इंटरनेशनल इदारे हमेशा नेटवर्किंग के लिए बहुत ही विलिंग रहते हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको आईयूबी के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं। मसलन हमने बेलारूस की यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक एमओयू किया, वो इंटरेस्टेड है
कि वो रेडियो टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे साथ आगे काम करना चाहते हैं। चाइना की यूनिवर्सिटियाँ वो मैनेजमेंट साइंसेस से लेके एग्रीकल्चर तक हमारे साथ चलना चाहते हैं। मिस्र की जामिया अल अज़हर से हमने MOU किया है, वो उर्दू के हवाले से, अरबी के हवाले से हमारे साथ चलना चाहते हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है, वो IUB के साथ लिंक डेवलप करना चाहती हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम उस लिंक को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उन्हें इनवाइट करते हैं। देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज है, हम आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। हम ये कह नहीं जी हम IUB हैं, हम बहावलपुर रहते हैं, हमारा बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता। हमें बाहर के लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनके साथ लिंक अप होना पड़ेगा, देन हम कुछ अपनी डेवलपमेंट कर सकेंगे। सर, एक आखिरी जो सवाल, निज़ाम तालीम को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? सच्ची बात यह है कि अच्छा, मैंने ये देखा है कि अक्सर इसमें असातिज़ा कराम का शिकवा रहता है कि जी हम तो है टीचर्स, हम ना तो पॉलिसी मेकर हैं ना करिकुलम डेवलपर हैं, हम तो टीचर्स हैं, हमसे पूछा ही नहीं जाता कि इसको कैसे करना है। इस दफ़ा जो है ये बहुत अच्छा हुआ है कि निज़ाम तालीम के हवाले से, करिकुलम के हवाले से, तालीमी पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ़ सेशंस हुए हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, उसमें लोगों का इनपुट लिया गया है कि जी आप बताएं कैसे करें। ये बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी तजावीज़ दी गई हैं और इसमें मैं समझता हूँ हम में से हर बंदा अपना रोल अदा कर सकता है। एक अच्छे उस्ताद की क्या खसूसियात हैं? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ गुड लर्नर, अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ गुड कम्युनिकेटर, अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ गुड लिसनर, अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ सपोर्टिव, अ गुड टीचर इज़ नॉट अथॉरिटेटिव, अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ डेमोक्रेटिक। जब आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, आप बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं। जब आप अथॉरिटेटिव होते हैं, आप बच्चों से ऑटोनॉमी छीन लेते हैं। तो बस आपको, और मैं समझता हूँ हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आपने ख़ुद फरमाया इन्नमा बोइस्तो मुअल्लिमन व फ़ी रिवायत इन्नमा बोइस्तो ले उतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे एक मुअल्लिम बना के भेजा गया है और मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक एजुकेशन है, दूसरी ट्रेनिंग है। एक तालीम है, दूसरी तरबियत है। हम तालीम तो दे रहे हैं, किताबों पे किताबें पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो स्टूडेंट को जो है हमें अंदाज़ गुफ्तगू भी बताना है, उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी करनी है, उनकी डेवलपमेंट भी करनी है और उन्हें दुनिया की इमामत के लिए, जैसे इकबाल का शाहीन है, उनका जो कॉन्सेप्ट है कि वो अपने शाहीन को दुनिया की इमामत के लिए देखना चाहते हैं, तो हमें उसको वहाँ पे लाना है कि वो लीड कर सके। अरुज, क्या ख्याल है कि सर बहावलपुर में रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि बहावलपुर के हवाले से सर से सवाल किया जाए। सर, बहावलपुर के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? अब बहावलपुर के हवाले से मेरे तासुरात तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत हैं, बल्कि मैं शेयर करना चाहूँगा जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोग बेल्जियम से, कनाडा से, मलेशिया से आए थे जी। हमने उनसे पूछा कि जी आप पहली मर्तबा पाकिस्तान आए हैं और बहावलपुर आए हैं, आपने कैसा पाया? उन्होंने कहा जी हमें इतना खूबसूरत लगा है और इतना साफ़ सुथरा लगा है कि हमने सुना था कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत है और वाकई बहावलपुर आके हमें यकीन हो गया कि पाकिस्तान वाकई बहुत खूबसूरत है। जी अरुज, कौन सा सवाल सर से किया जाए? मेरा ख्याल है कि सर से पाकिस्तान के शहरों के हवाले से बात करेंगे कि सर को पाकिस्तान के कौन कौन से शहर? सर, आप सैरो तफरीह के लिए, ये तो आपकी कॉन्फ्रेंसेज आपकी जॉब का भी पार्ट रही हैं और एजुकेशन का, उसके अलावा आपको कौन से तफरीही मकामात हैं जिन पे फैमिली के साथ जाना आप पसंद करते हैं? हाँ जी, नॉर्दर्न एरियाज़ ख़ास तौर पे आप देखें कि नारान, कागान, सवात। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, लोगों को बहुत शौक़ होता है बाहर जाने का, यूरोप में पैसा लगाते हैं। मैंने स्विट्ज़रलैंड को, जो उसका टॉप का नॉर्दर्न सिटी है बाज़ल, वहाँ से हमने ट्रेन पे सफ़र किया और जनीवा तक हम पहुँचे। हमने पूरा स्विट्ज़रलैंड बाई ट्रेन देखा और हर स्टॉप पे उतर जाते थे, पिक्चर बनाते थे, फिर वापस आ जाते थे।
तो मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ से लेके जो फ्रांस का बॉर्डर है, एल्प्स माउंटेन्स हैं, उसकी खूबसूरती को भी देखा। और सच्ची बात यह है कि मुझे जो अपने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उससे कहीं खूबसूरत लगते हैं स्विट्ज़रलैंड से। अगर हम इस पे थोड़ा सा फोकस करें, बाहर की बड़ी दुनिया यहाँ पे आ सकती है। तो यूरोप में जो हमारे कुलीग थे, हमारे साथ पढ़ते थे, मैं उन्हें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की फ़ोटो दिखाता था और यकीन करें वो बड़े हैरान होते थे कि इतना खूबसूरत मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने बहुत ही अबेंडेंट से खूबसूरती भी दी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, और पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। डॉक्टर साहब, आप फ्यूचर टीचर पैदा कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि टीचर माशरे के लिए कारआमद है? जी, मैं अगेन उसी बात पे आऊँगा कि टीचर बाय चॉइस या टीचर बाय चांस। अगर तो जो टीचर हमारे पास आ रहे हैं वो बाय चॉइस आ रहे हैं और हम भी टीचर बाय चॉइस हैं, तो हम उनको माशरे का कारआमद शहरी बनाएंगे और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है, ख़ास तौर पे मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं। हम उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से ट्रेनिंग भी कराते हैं, मुख्तलिफ ओरिएंटेशन सेमिनार भी कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स। उनको हम ये भी मौका देते हैं कि वो उनके अंदर एक अच्छे ओरेटर, एक स्पीकर, एक कम्युनिकेटर की जो सलाहियत है वो भी पैदा हो सकें। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर बट कम्युनिकेशन इज़ सुपर पावर। आपके पास नॉलेज है, आप एक किताब की मानद हैं, आप शेल्फ किए गए हैं लाइब्रेरी में, जब कोई आएगा किताब खोलेगा आपको पढ़ेगा। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है और ये माइक्रोफोन आपके सामने पड़ा है, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन डिसमिनेट योर नॉलेज, तो आप उस बंदे से लाख दर्जे ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी ये है कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कामयाबी ये है कि आप गिरते हुओं को ऊपर उठाएं। कामयाबी ये नहीं है कि आप ऊपर चले जाएं। मैं जैसे पहले अभी अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी टीचिंग फ़िलासफ़ी पेश की है कि मेरे नज़दीक टीचिंग ये है कि मैं 10 मिनट बोलूं, मेरा स्टूडेंट 90 मिनट बोले, फिर मैं कहूँगा मैं कामयाब हूँ। कामयाबी ये है मैं कहूँ कि मेरा स्टूडेंट किसी जगह पहुँचा हुआ है, वो अपनी कोई अच्छी प्लेसमेंट कर गया है, फिर मैं कामयाब हूँ। मैं तो सारी दुनिया भी फिर सकता हूँ, मैं माइक्रोफोन पे बोल भी सकता हूँ, घंटों के लेक्चर भी दे सकता हूँ, मैं इसे कामयाबी नहीं मानता। और सर यकीनन आपके स्टूडेंट्स बहुत कामयाब भी हैं और इस कामयाबी में वो आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आपकी आइडियल पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहेंगे? जी, मेरी आइडियल पर्सनैलिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, और मैं समझता हूँ कि पूरी कायनात की वजह तख्लीक़ कायनात है, और हज़ारों करोड़ों लाखों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनके दम कदम से ये कायनात का वजूद है और जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत मिसाली टीचर भी हैं, एक रोल मॉडल भी हैं। हमने जो असलाफ़ थे हम उनसे थोड़ा दूर हो गए हैं, जो मैं समझता हूँ। हमारे तालिब इल्म वेस्टर्नाइज हो गए हैं, जबकि वेस्ट वाले लोग वो अपनी पीक तक पहुँच के वो वापस सुकून की तलाश में हैं, जबकि हम उसी चीज़ों को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को असलाफ़ के बारे में बताना चाहिए। अपना एक जो हेरिटेज है, हमारा एक विरसा है, हमारा एक गुमशुदा विरसा है, उसको वापस लाने के लिए हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है? टीचर का सबसे बड़ा रोल हो सकता है और हमें वो प्ले करना पड़ेगा। सर, आपके सवाल आपसे पूछूंगा कि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप में जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह तरक्की कर रही है? देखें, सम टाइम ये होता है कि लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है, मीडिया कहता है जी तरक्की कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई पैरामीटर आपको बता रहे होते हैं यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है। मसलन आप देखें, रैंकिंग को देख लें उठा के, रैंकिंग आपको बता रही है कि यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है। फैकल्टी की डेवलपमेंट आप देख लें, फैकल्टी कितनी इंडक्ट हो रही है, कितने प्रमोट हो रहे हैं, ये आपको ये पैरामीटर नज़र आएंगे। बाहर की दुनिया के लोग आईयूबी से कितना लिंक्ड हैं, कितने नेशनल और इंटरनेशनल इदारे इस बात पे हैं कि वो आईयूबी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, इनमें सबसे बड़ा ये होता है कि जो लीडर होता है वो लोगों को गिराता नहीं है, वो लोगों को उठाता है, उठा के अपने साथ चलने का हौसला देता है, कॉन्फिडेंस देता है और अपने साथ खड़ा करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे सुनहरी दौर चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी अपनी बुलंदियों को छू रही है।
अरुज, कोई आपके सवाल के सर से पूछना हो तो? सर से तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं तो यही कहना चाहूँगी सर थैंक यू सो मच। और बल्कि हम आपसे नेक्स्ट ऑनवर्ड भी इस तरह की जो डिस्कशन है उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे ऑफन एंड ऑन कि आप हमें ज्वाइन करें। और सर से ये भी आप ये जानेंगे कि आप अपने दोस्तों को, रिसर्चर को जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आखिर में आपका उनको क्या पैगाम है? जी, मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है ना, मैं उससे यही कहता हूँ कि हमारे साथ वो आए जो कश्तियाँ जला के चले, कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने आगे बढ़ना है, किसी पीक पे पहुंचना है, तो आपको शॉर्टकट की तलाश में ना रहें। और मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि नॉट फेलियर बट लो एम इज़ अ क्राइम, कि अगर आपकी एम लो है तो आप क्रिमिनल हैं। अगर आपकी एम हाई है और आप फेल हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, आप कल को फिर पास हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आपसे बात करके रिसर्च के हवाले से बात की, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात की, डेवलपमेंट के हवाले से बात की, आपकी रेडियो के हवाले से बात की, शायरी के हवाले से बात की। बहुत अच्छा लगा। आपके इस प्रोग्राम से हमारे नाज़रीन को, रिसर्चर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अहमद महमूद और अरूज फातमा और डॉक्टर आमिर सदात को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।